आखिरकार आर्यन खान केस की जांच से एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छुट्टी हो गई है। आर्यन केस समेत 6 केस से कल समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया। अब इसकी जांच एसआईटी करेगी, जो एनसीबी दिल्ली मुख्यालय के अफसरों को मिलाकर बनाई गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की झड़ी के बाद आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को एक्शन में आना ही पड़ा। आंतरिक जांच के बाद करीब 10 दिन बाद एनसीबी ने उन 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच से अपने मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आउट करने का फैसला सुना दिया, जिन केस की वजह से वानखेड़े विवादों और सुर्खियों में थे। समीर वानखेड़े को ड्रग्स के जिन 6 मामलों की जांच से हटाया गया है, उनमें सबसे हाई प्रोफाइल मामला है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, नवाब मलिक के दामाद समीर खान, करण सजनानी और फिल्म अभिनेता अरमान कोहली का केस। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। समीर वानखेड़े शायद ऐसा इसलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ है, लेकिन केस के गवाह प्रभाकर सैल के खुलासे और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के गंभीर आरोपों के बाद एनसीबी को जिस तरह से अपने हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू करनी पड़ी है और जांच के करीब 10 दिन बाद ही 6 केस से उन्हें अलग करना पड़ा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि दाल में कुछ न कुछ तो जरूर काला है। जरा एनसीबी के बयान पर गौर कीजिए। एनसीबी ने कहा है, आर्यन ड्रग्स केस में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत खामी की विजिलेंस जांच पहले से ही एनसीबी कर रही है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े के अलावा एनसीबी के कुछ अधिकारियों और कम से कम 3 अन्य लोगों का बयान दर्ज किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय के अफसरों का विशेष जांच दल बनाया गया है, जो एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के 6 मामलों को वापस लेकर जांच करेगा। बयान में ये भी कहा गया है कि मौजूदा रोल से किसी अफसर को हटाया नहीं गया है। यानी फिलहाल समीर वानखेड़े की एनसीबी जोनल डायरेक्टर वाली कुर्सी बरकरार है। मैं किधर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, सिर्फ दिल्ली से केस रजिस्टर, मुंबई से दिल्ली केस रजिस्टर होके दिल्ली चले गया। हाँ, आयो भी चेंज होंगे ना सर अभी केस के। हाँ तो आए तो मैं आयो का हूँ उसके अंदर भाई। हाँ, पर सुपरविजर में डीडीजी जो संजय सिंह है उनके पास और आयो भी चेंजेस है, बट ओनली फॉर 6 केस। हाँ, ओनली फॉर द 6 केस, जिसमें जो समीर खान एंड करण सजनानी केस भी है। आर्यन खान समेत 6 हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस की जांच अब जिस टीम को सौंपी गई है, उसकी अगुवाई आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह करेंगे। संजय सिंह इस वक्त एनसीबी में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। वो 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एनसीबी से पहले वो ओडिशा पुलिस के ड्रग्स टास्क फोर्स के एडीजी रहे हैं। कई ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ कर चुके हैं। 2008 से 2015 के बीच वो सीबीआई में डीआईजी के पद पर भी काम कर चुके हैं। संजय कुमार सिंह ओडिशा पुलिस में बतौर आईजी भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2021 में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एनसीबी से जुड़े। उनकी गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। इससे पहले राज्य सरकार के साथ वो ड्रग टास्क फोर्स को भी हेड कर चुके हैं और काफी ड्रग रैकेट्स का भंडाफोड़ भी कर चुके हैं। 2008 से लेकर 2015 तक वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी काम कर चुके हैं और काफी हाई प्रोफाइल केसेस को भी हैंडल कर चुके हैं। जिस तरह से समीर वानखेड़े से 6 ड्रग्स केस वापस लिए गए, जाहिर है अब एनसीबी की कार्यप्रणाली और उसमें राजनीतिक दखल को लेकर सवालों का नया सिलसिला शुरू होगा। समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले नवाब मलिक पहले ही कह चुके हैं कि अभी तो बस शुरुआत है। मुंबई से दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा और मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीधे मुंबई से, उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि मुंबई में एक के बाद एक कई खबरें और इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है, अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। और अब फिलहाल अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को 12 घंटे की
आपको बता दें कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की थी और उसके बाद अब उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर हाई प्रोफाइल जांच से बाहर किए जाने के बावजूद समीर वानखेड़े को संतोष है कि उनकी कुर्सी बरकरार है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वानखेड़े से अहम जांच छीनी गई है और दिल्ली एनसीबी की एसआईटी को सौंपी गई है वो बेहद अहम है। आखिर वो आरोप क्या है जिनसे घिरे हुए हैं वानखेड़े, आइए आपको दिखाते हैं। उस जांच अधिकारी के खिलाफ इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि वो वसूली के लिए झूठे मुकदमों में किसी को फंसाए। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी समेत बॉलीवुड सितारों से जुड़े ड्रग्स केस से चर्चा में आए समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने पिछले दिनों आरोपों की झड़ी लगा दी। पहला आरोप, समीर वानखेड़े ड्रग्स जांच की आड़ में वसूली रैकेट चलाते हैं। दूसरा आरोप, समीर वानखेड़े पब्लिसिटी और वसूली के लिए बॉलीवुड को खास तौर पर निशाना बनाते हैं। तीसरा आरोप, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में ट्रैप किया गया। चौथा आरोप, समीर वानखेड़े ने दुबई और मालदीव जाकर फिल्मी सितारों से वसूली की। पांचवा आरोप, ड्रग्स पेडलर्स से समीर वानखेड़े के तार। छठा आरोप, समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण कोटे से नौकरी ली। सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी। हमने आज सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे हैं, जो भी सच होगा वही जीतेगा। आगे चल के भी हम लोग सिर्फ देश की सेवा करेंगे और देश के लिए ही काम करेंगे। आगे चल के भी हम यही चाहेंगे कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ लड़ते रहें और अगर आज उनकी आवाज दबाई गई तो अगली बार से कोई भी ड्रग्स के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। करप्शन का आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने वानखेड़े के महंगे जूते, कपड़े और बेल्ट पर भी सवाल खड़े किए, जिसका वानखेड़े की बहन ने जवाब दिया था। तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। घड़ियां रोज बदलती है जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए। हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ है। अगर एक बेचारा वो इंसान है यार, वो में ये प्राइवेट बात है ये कि वो एक अफसर है जो 2 साल में एक बार पेपर पे लिखता है कि उसको क्या खरीदना है। वो मतलब वो टैक्स पे करके वो सुबह से शाम तक जो गलत है उसके लिए लड़कर अपने आप पे वार होते हुए, अब उसके खून देखे हैं मैंने, उसकी फटी हुई शर्ट, तो उसका वो हक भी नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके। आप कल पूछोगे कि एक इंसान डाइट क्यों करता है, आप एक इंसान अपनी तबीयत का ध्यान क्यों देता है। मतलब हमको जलना चाहिए, हमको मरना चाहिए, हमको बुरा देखना चाहिए। परिवार सफाई दे रहा है, लेकिन नवाब मलिक के आरोपों से इतना तो तय हो गया है कि समीर वानखेड़े संदेह के दायरे में आ गए। हालत ऐसी हुई कि उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से गुहार लगानी पड़ी। समीर वानखेड़े एनसीबी के जो डायरेक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। और ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के है, हमने शादी सहमति से की है और मैं मतलब बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मेरे रिकॉर्ड में हिंदू महार का रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिखाया है। लेकिन तमाम पलटवार के बावजूद नवाब मलिक के तेवर शांत नहीं हुए। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा, मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। अब 2 एसआईटी का गठन हो चुका है। देखते हैं वानखेड़े की कोठरी में छुपे हुए गहरे राज को कौन निकालता है और उन्हें और उनकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। इससे पहले एक ट्वीट में नवाब मलिक ने कहा, कुल 26 केस हैं, सभी की जांच जरूरी है। ये तो शुरुआत है, इस सिस्टम को साफ करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है और हम ये करेंगे। यानी समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक की मुहिम अभी जारी रहेगी। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी, इसका कुछ असर तो पड़ा, लेकिन पटाखों से पूरी तरह आजादी नहीं मिली। नतीजा ये है कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबोहवा में ऐसा जहर घुला कि प्रदूषण नापने के सारे पैमाने फेल हो गए। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही सियासत का ग्राफ भी चढ़ गया है। दिवाली की रात रोशनी से जगमग थी, लेकिन आतिशबाजी का ऐसा शोर उठा कि पूरी फिजा धुंध में भर गई। तमाम पाबंदियों को ताक पर रखकर राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक पटाखे फोड़े गए और पटाखों के धमाकों का ऐसा दौर चला कि चंद देर में ही पूरी की पूरी आबोहवा धुएं में भर गई। दिवाली की रात ही दिल्ली की हवा में दम घुटने सा लगा। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सुबह होते होते वायु प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ हो गया। सुबह 4 बजे इंडिया गेट का AQI 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI भी 999, आनंद विहार का भी 999, शाहदरा में भी 999, पटपड़गंज में भी 999, श्रीनिवासपुरी में भी 999, नेशनल स्टेडियम में भी 999 ही रहा। ओखला में AQI 959 तो सोनिया विहार में यह आंकड़ा 697 पर रहा। राजधानी की हवा जहरीली हुई तो पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की चर्चा के बजाय इस पर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बढ़ी हुई आतिशबाजी को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है। पटाखों पर आम आदमी पार्टी की ओर से सियासी बमबाजी हुई तो बीजेपी ने इस सोच को औरंगजेब वाला विचार बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए, और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। कल दिल्ली की जनता ने सारी रात पटाखे चलाकर यही विरोध सामने रखा। लेकिन इस सियासत के बीच सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आतिशबाजी को लेकर साफ साफ आदेश था तो दिल्ली में इतने पटाखे कैसे फूटे, लोगों तक पटाखे कैसे पहुंचे और इन्हें बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी इसकी मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जो कल राम मंदिर बना करके पूजा करने का आडंबर रच रहे थे, वो अपने मंत्री गोपाल राय को कहें कि वो इस औरंगजेबी सोच को छोड़ें। दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दिल्ली में जब पटाखों पर पाबंदी का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे पूर्ण बैन नहीं लगाती, लेकिन आप दिल्ली में अपने मंत्री को लगा करके और किस प्रकार से पूर्णतया बैन करना है कि आप ग्रीन पटाखे की बात भी नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बैठने लगते हैं। कैसे इसको कुचल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। अब जब पराली जलाने और आतिशबाजी से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है तो इस हवा से जनता को बचाने के उपाय की बजाय सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा ऐसी बिगड़ी जो अब तक ठीक नहीं हो पाई है। महीन धूल कण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली का ये प्रदूषण सेहत को लेकर बड़े खतरे पैदा कर रहा है। दिल्ली के लोगों ने धमाकेदार दिवाली मनाई। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था।
प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली की जहरीली हुई हवा पर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतिशबाजी को लेकर जारी निर्देश लागू करने में एजेंसियों ने ढील बरती? क्या एजेंसियों की ढील के चलते लोगों के सामने ये मुसीबत आ खड़ी हुई? ये जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी फॉलो नहीं की गई हैं, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। दिल्ली एनसीआर में पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और PM10 दिवाली की दरमियानी रात से आपात स्तर पर पहुंचा हुआ है। कुछ दूसरी वजहों के साथ साथ पटाखों की वजह से भी इस बार प्रदूषण में तेज इजाफा हुआ है। पर्यावरण एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि क्यों हवा अचानक बिगड़ी। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसकी सीरियसनेस को नहीं समझा। और तो वेदर कंडीशन जो है वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हवा का स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है और कब खतरा शुरू हो जाता है। AQI 0 से 100 तक अच्छा माना जाता है, यानी हवा सुरक्षित है। 100 से 200 तक ये मॉडरेट यानी मध्यम माना जाता है, यानी खतरा नहीं है। 200 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है, यानी खतरा शुरू। 300 से 400 के बीच ये वेरी पुअर यानी ज्यादा खराब माना जाता है। 400 से ऊपर होते ही ये खतरनाक हो जाता है। कम से कम दिल्ली में स्थानीय वजहों से इस बार प्रदूषण बढ़ा है। मौसम विज्ञानी भी चेता रहे हैं कि ये खास तौर पर PM 2.5 यानी धूल के महीन कण ज्यादा खतरनाक है। जो इंडिया मेनली जो है ना मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अनफेवरेबल पहले था, और उसके साथ साथ जो आज का जो बुलेटिन आया उसमें दिखाया गया कि जो फायर क्रैकर्स और जो बायोमास बर्निंग है उससे ये ज्यादा सीवियर हुआ है। और जो कल जो वेरी पुअर लोअर एंड में था, ये वेरी पुअर मिडिल एंड में था, अभी 550, 530 हो रहा है, मतलब सीवियर है। हवा में फैले इन धूल से महीन कणों का असर सीधे दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। दिवाली की आतिशबाजी के बाद तेजी से बढ़े प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को कुछ दिनों में राहत मिल सकती है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के बाद ये राहत कितनी स्थायी होगी ये कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में सेहत और आमदनी को लगे जोरदार झटके ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाला है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि ये असर इतना घातक है कि अब लोगों को तकनीकी पर इंसान से ज्यादा यकीन होने लगा है। करियर को लेकर तो लोग खासकर मशीनों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कोविड-19 ने जितना असर दुनिया पर डाला है उसके औसत के मुकाबले भारतीय इससे ज्यादा परेशान है। ओरेकल और वर्क प्लेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत, ब्राजील और UAE में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस स्टडी में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्टडी के मुताबिक 80% के वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में 91% लोगों पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। 44% भारतीयों पर कोरोना से वित्तीय संकट आया है, जबकि दुनिया भर में 29% लोग ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। 28% के ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में 36% लोगों की मानसिक सेहत पर कोविड-19 का तगड़ा असर हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना के मनोवैज्ञानिक असर से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। हालांकि इन सब मुश्किलों से परे कोरोना काल में तकनीक को अपनाने के मामले में भारतीय दुनिया भर में काफी आगे हैं। यहाँ तक कि मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है। 97% भारतीयों को लगता है कि तकनीक उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है। 49% को लगता है कि उनके स्किल्स को विकसित करने में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। 52% तकनीक की मदद से नए हुनर सीखने को तैयार हैं। 49% तकनीक की मदद से करियर में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तकनीक पर भारतीयों का और दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि मशीनें उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकती हैं। एक सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कोरोना के बाद लोग काम और निजी जीवन में संतुलन बिठाने में लगे हैं।
लोगों के लिए अब मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के आसमान में एक बार फिर से गहरा धुआं छा गया। ठंड की शुरुआत के साथ ही दिल्ली फिर से वायु प्रदूषण का डंक झेलने को मजबूर हो गई। दिवाली की आतिशबाजी हो या पराली या फिर नेताओं की सियासी उठापटक, जहरीली हुई इस हवा के सब मिले जुले जिम्मेदार हैं, लेकिन भुगत रहा है आम आदमी। और बड़ी मुसीबत यह है कि वायु प्रदूषण का ये जहर कोरोना वायरस को और भी ताकतवर न बना दे, आशंका इसी बात की है। सर्दियों की पहली दस्तक को गुलाबी ठंड कहा जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये ठंड गुलाबी नहीं काली होती है, क्योंकि ठंड की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा खराब होने लगती है। मटमैला आसमान, धुंधला सूरज, हवा में छाई धुंध, यही दिल्ली की सर्दियों की पहचान बन गई है। वैसे तो दिल्ली की ये तासीर सालों की है, लेकिन इस बार बात ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि कोरोना महामारी अभी कहीं गई नहीं है और कोरोना के साथ वायु प्रदूषण का ये कॉकटेल दिल्ली वालों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। क्या हवा में घुला मिला धुआं कोरोना वायरस की ताकत बढ़ा सकता है? क्या वायु प्रदूषण से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है? क्या कोरोना मरीजों के लिए हवा में घुला जहर और घातक हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश के जाने माने डॉक्टर्स ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ऐसे ही आशंका जताई है। सुनिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कहना है। पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। वैसे तो लॉकडाउन के दिनों को छोड़ दें तो दिल्ली की हवा कभी ठीक रही ही नहीं, लेकिन दिवाली के ठीक अगली सुबह हवा और भी जहरीली हो गई। आज धूप निकलने के बाद प्रदूषण का स्तर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन ये अभी भी खतरनाक स्थिति से नीचे नहीं आया है। देखिए कल और आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर कितना है। दिल्ली और एनसीआर के करीब सारे इलाकों में कल यानी दिवाली के अगले एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 था, जो खतरनाक से भी कई गुना आगे है। आज AQI में थोड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी इंडिया गेट हो या पड़पड़गंज, आनंद विहार हो या मंदिर मार्ग, नोएडा हो या गाजियाबाद, कहीं भी AQI 400 से नीचे नहीं है। यानी पूरे एनसीआर में हवा की गुणवत्ता औसत स्तर से कम 3 गुना खराब है। इसके कारण लोगों को अलग अलग प्रकार की दिक्कत हो रही है। हालांकि इस साल हमारा पोल्यूशन लेवल दिवाली से पहले कुछ कम था, कंट्रोल नियंत्रण में था, बट बावजूद इसके कि सरकार ने पूरी तरह से क्रैकर्स पे बैन किया हुआ है, उसके बावजूद कल काफी क्रैकर्स जलाए गए और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सडनली बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये तो बात उन लोगों की जिन्हें अस्थमा या सांस की तकलीफ है, लेकिन देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शेठ का कहना है, इतना ज्यादा प्रदूषण वायरस से होने वाली तमाम बीमारियों को और भी घातक बना देता है। So this is really dangerous levels, and dangerous especially for the elderly, those with lung problems, those with heart disease. दिल्ली की हवा कैसी है ये समझने के लिए AQI के आंकड़े और इसका मतलब समझ लीजिए। 0 से 50 का स्कोर अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक औसत, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 400 से ऊपर खतरनाक। जबकि इस वक्त दिल्ली का औसत AQI 450 के आसपास है। हालात ये हैं कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए बड़े तामझाम के साथ लगाए गए स्मोक टावर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो दूषित हवा है, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, तो एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो उनका कहना है कि सरकार को इस समय एक एक्शन प्लान की जरूरत है, एक 5 ईयर एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के काम करना पड़ेगा, ताकि जो हर साल सर्दी के मौसम में जो प्रदूषित हो जाती है हवा, उसको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करा जा सके। अब सवाल ये है कि दिल्ली की हवा चंद रोज में इतनी खराब कैसे हो गई? गुनहगार दिल्ली की आतिशबाजी है या पराली या फिर दोनों?
इसे दिल्ली वालों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय दिल्ली के ठेकेदार अभी भी सियासी कबड्डी खेल रहे हैं। इनकी न्यूरा कुश्ती में जनता का दम घुटे तो घुटे। दिल्ली से रोहित शर्मा, हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की कई वजह हैं। पराली ने प्रदूषण बढ़ाया तो दिवाली की आतिशबाजी ने इसे और भड़काया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन पर जनता की जान बचाने की जिम्मेदारी है वो कितने मुस्तैद हैं। हालात देखकर तो लगता नहीं कि वायु प्रदूषण पर किसी को सियासत से आगे की कोई फिक्र है। कहने को तो दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध था, लेकिन पटाखे बिके भी और फूटे भी। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ग्रेटर कैलाश और बारापुला इलाके की ये तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हुई। इसके अलावा भी दिल्ली के करीब करीब हर कोने में दिवाली की रात धमाके सुने गए और इसका असर भी आधी रात से ही दिख गया। सुबह होते होते दिल्ली के आसमान में जहरीला गुबार छा चुका था। दिल्ली सरकार का कहना है कि बीजेपी ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया नहीं होता तो ये हालात नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। लोगों को उससे धर्म से जोड़ करके लोगों को उकसाया गया। मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस अपनी सोच को बदलिए। दिल्ली के अंदर दिवाली के अवसर पे जब पटाखे जलते हैं और स्थितियां जब बदलती हैं तो लोगों के लिए दमघुटू माहौल बन जाता है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकार केवल किसी और पे दोष ढूंढना पसंद करते हैं, काम तो करते नहीं है। हर चीज के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं या किसी और पर कोई दोष दे देते हैं। अरे भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ा है तो उसके कारणों पे जाइए, इधर उधर क्यों लोगों पे दोष लगाने में लगे हुए हैं। और जब ये दिवाली या दीपावली का अवसर खत्म हो जाता है, पराली का समय कम होता है, तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या काम करते हैं, इसका जवाबदेही उनको देना पड़ेगा ना। केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी गुबार छटे न छटे, दिल्ली के आसमान पर छाया जहरीला गुबार दूसरे दिन थोड़ा तो छट गया। यानी पटाखों का असर बीतने के बाद प्रदूषण भी कम हुआ। हालांकि ये अभी भी खतरनाक स्तर पर है। अब सवाल उठता है कि ये प्रदूषण किस वजह से है। जवाब इन तस्वीरों में है। दिवाली के पहले की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने के आखिरी से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना शुरू हो गया था। खेतों से उठा ये धुआं दिवाली के 2 दिन पहले ही दिल्ली के आसमान में छाने लगा था। यहाँ के किसान कह रहे हैं कि उन्हें पराली नहीं जलाने के एवज में ज्यादा पैसे चाहिए। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 7000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। यानी सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बाद भी पंजाब हरियाणा में पराली बदस्तूर जल रही है। जिन पर कोर्ट का आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी थी वो मजबूरियां गिना रहे हैं। तो बोल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। इस साल अक्टूबर के महीने तो बारिश हुई, लिहाजा खेतों में नमी थी, इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली का प्रकोप देर से आया और अब देर तक रहेगा भी। ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और भी गंभीर होगी और अगर कोरोना के मामले बढ़े तो जाने क्या हालात होंगे। दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु प्रदूषण का ताजा हाल। आईटीओ इलाके में पहुंचे हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल, उनकी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय पोल्यूशन का आलम यह है कि दूर की बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही हैं और जिस जगह मैं खड़ी हूं आईटीओ, वहां पर 470 से ज्यादा AQI पहुंच चुका है। 470 का मतलब है ये जो हवा है ये अब जहरीली हो चुकी है। इतना ज्यादा प्रदूषण यहाँ के लोग अपनी सांस में, अपने फेफड़ों में इस समय ले रहे हैं। इसका डैमेज जो होता है, डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी जहरीली हवा में जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में जो डैमेज है वो सालों साल की दवाइयां भी ठीक नहीं कर सकती हैं।
देखिए ये तो हमें ऐप बता रहा है कि 470 से ज्यादा AQI है और जो मंजर सामने देखने को मिल रहा है उससे भी इसी बात की पुष्टि हो रही है कि दिल्ली के अंदर इस समय पोल्यूशन का दर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। दूर की बिल्डिंग साफ नजर नहीं आ रही हैं, फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं और ये ठंड का कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है, ये पोल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे ना चलाने पर बैन लगाया था और ये कहा था कि लोग पटाखे ना जलाएं क्योंकि उससे प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों ने भी बात नहीं मानी और बैन का कोई असर दिल्ली के अंदर नजर नहीं आया, जिसकी वजह से पिछले 48 घंटे में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग इलाकों में स्मोक गन टावर लगाए गए थे, लेकिन इस गंभीर स्थिति में यहां लगे स्मोक गन टावर बंद पड़े हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईटीओ पर और आईटीओ पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी PM 2.5 का लेवल 456 पर है, यानी गंभीर स्थिति में। और इसी गंभीर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मेरे पीछे जो आप स्मोक गन टावर आप देख रहे होंगे वो लगाए गए थे ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये स्मोक गन टावर PWD विभाग की तरफ से लगाए गए हैं और उसी मुख्यालय के बाहर ये स्मोक गन टावर जो है वो काम करते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम जो रेड जोन एरियाज हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन की स्थिति होती है, ट्रैफिक की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, वहां पर ये लगाए गए थे ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन तमाम व्यस्त इलाकों पर यहाँ पर लगाए गए स्मोक गन टावर फिलहाल काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ITO, आनंद विहार, अक्षरधाम, इन तमाम इलाकों में डिवाइडर्स पर वायु नाम के एयर प्यूरिफायर भी जो है वो लगाए गए थे ताकि अगर दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, गंभीर स्थिति में जाता है, तो उसको प्यूरिफायर जो है वो किया जा सके। लेकिन दूर दूर तक अगर आप ITO के डिवाइडर्स को देखेंगे तो यहाँ पर लगाए गए 2 साल पहले वायु नाम के एयर प्यूरिफायर सड़कों से पूरी तरह से नदारत है। और ऐसे में जब जरूरत इन तमाम चीजों की आज दिल्ली को जरूरत है, वो पूरी तरीके से काम करते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।